हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकुर गुप्ता और द बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। यानी कि टेक्सटाइल उनका मेन बिजनेस है और बाकी भी उनके डिफरेंट सेगमेंट में बिजनेस है। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है ट्राइडेंट ग्रुप। तो चलिए उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं इन डिटेल्स। तो गाइज, दिस इज़ द वेबसाइट फॉर ट्राइडेंट ग्रुप। तो आई एम रिडायरेक्टिंग इनटू द मेन वेबसाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उनके फाउंडर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं उनका नाम है मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी। तो अब जो ये कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप, इनका क्या बिजनेस है वो चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन पर क्लिक करूँ तो इनके जो डिफरेंट सेगमेंट्स में जो इनके बिजनेस है वो है होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल्स एंड एनर्जी। लेकिन इस कंपनी को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो है होम टेक्सटाइल, यार्न एंड पेपर। तो चलिए पहले देखते हैं यार्न क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज है इन यार्न्स ओनली, लाइक ब्लेंडेड यार्न्स, स्पेशल ओपन एंड यार्न, ऑर्गेनिक कॉटन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न के यहाँ पर वेरिएशंस है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि यार्न क्या होता है। तो जो यार्न है उसे हम हिंदी में धागा भी कहते हैं। तो धागा कैसे बनता है? तो धागा बन सकता है या तो कॉटन से, या फिर सिल्क से, नहीं तो नायलॉन से। लेकिन जो ट्राइडेंट कंपनी है वो मेन मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ करती है कॉटन। ठीक है, तो जो कॉटन के अंदर अंदर का जो फाइबर होता है, तो जब उस फाइबर को हम लोग स्पिनिंग करके उसको जो मशीन के थ्रू जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वही फाइबर धागे का रूप ले लेता है। और फिर उसी धागे की मदद से हम लोग क्रिएट करते हैं कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट, लाइक टॉवेल्स, बेडशीट या फिर बाथ लिनेन। सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स विच वी आर विच इज़ द मीन्स कॉटन इज़ द रॉ प्रोडक्ट ऑफ दैट वन। तो ट्राइडेंट क्या करता है, उसी कॉटन की मदद से यार्न्स को प्रोड्यूस करता है। तो इनिशियली पहले इस कंपनी में क्या होता था कि ये लोग कॉटन से यार्न तो प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते थे इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जब उनको ये पता चला कि हम लोग उसका एंड प्रोडक्ट बनाकर भी उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग यार्न एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका एंड प्रोडक्ट बनाकर भी उसको मार्केट में बेचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है इन कंपेयर टू द डिफरेंट प्लेयर्स? बिकॉज जो इनका जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है पंजाब में। एंड इन इंडिया मीन्स पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। ओके, एंड इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। तो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अगर कंपटीशन में है तो ट्राइडेंट ग्रुप वहाँ पे सक्सीड करेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है कॉटन वो उनको सस्ते दाम में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया यान का सेक्शन। अब इसी यान की मदद से वो लोग ये होम टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि आप इस पेज पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बेड एंड बाथ लिनन्स। अभी जैसे ये बेडशीट है, ये टॉवेल्स है, ये हम लोग हमारे मीन्स डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो यही प्रोडक्ट रेंज ट्राइडेंट कंपनी बनाती है यहाँ पर, जो आप यहाँ पे इमेजेस में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए नीचे आते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पे इनके डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनके ये मेजर क्लाइंट्स है जो कि लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जैसे अगर मैं कुछ बड़े नाम यहाँ पर मैं गिना दूँ तो है अमेजोन, वॉलमार्ट, देन लाइफ स्टाइल, H&M। सो दीज आर द मेन क्लाइंट्स फॉर दिस कॉल्ड होम टेक्सटाइल। ओके, और अगर हम यार्न सेक्शन में जाके देखें इनके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, तो जैसे कि मेजर प्लेयर्स है रेमंड एंड अरविंद। ठीक है, तो ये हो गया यार्न का सेक्शन। अब चलिए चलते हैं, इनका जो सेकंड है वो है पेपर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि जो इनका यार्न का सेक्शन है तो इसमें वो लोग जो कॉटन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। लेकिन अगर हम पेपर का जो सेक्शन है तो वो पेपर सेक्शन में भी ये लोग दूसरे प्लेयर से क्यों ज़्यादा मीन्स इनको ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पर हम नीचे इस लाइन को पढ़िए। ट्राइडेंट पेपर इज द फर्स्ट मिल इन द वर्ल्ड टू यूज ECF ब्लीचिंग एंड ऑक्सीजन डेलिग्निफिकेशन ऑन wheat straw and
इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट पेपर यूनिट इन इंडिया यूजिंग वीट स्ट्रॉ एज ए रॉ मटेरियल। तो जो ट्राइडेंट कंपनी है वो वीट स्ट्रॉ का यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल टू मेकिंग पेपर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि वीट स्ट्रॉ होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको उसकी इमेजेस दिखाऊं, वीट स्ट्रॉ, तो आप इस इमेज में देखिए, तो जो गेहूं की जो फसल होती है, तो जब गेहूं को उसकी स्ट्रॉ से अलग कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग स्ट्रॉ बचती है उस रॉ मटेरियल को ट्राइडेंट कंपनी यूज़ करती है पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे कहा जाता है वीट स्ट्रॉ। अब ये कंपनी मोर कॉम्पिटिटिव और इसको ज़्यादा एडवांटेज क्यों है क्योंकि ये वीट स्ट्रॉ यूज़ करती है। अभी अगर मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ, ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कंपनीज़ हैं वो यूज़ करते हैं वुड फाइबर्स, और जो वेस्ट पेपर रहते हैं वो इन दो चीज़ों का यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए। बट जो वुड फाइबर है या फिर जो वेस्ट पेपर है, तो वुड फाइबर क्या होता है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी हमको बाहर से भी उस प्रोडक्ट्स को, जो रॉ मटेरियल है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडिया में बनाने के लिए। और वैसे ही जो वेस्टेज पेपर है, वेस्टेज पेपर की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो ट्राइडेंट ग्रुप है उसको एक एडेड एडवांटेज है बिकॉज ऑफ दिस वीट स्ट्रॉ। मैं वीट स्ट्रॉ में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको एडवांटेज क्यों है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी देखोगे तो वो अवेलेबल है पंजाब में। और जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ऑल्सो पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट मीन्स गेहूँ। तो अगर गेहूँ की फसल सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वीट स्ट्रॉ वो भी सबसे ज़्यादा पंजाब में ही पाया जाएगा। तो इसीलिए ट्राइडेंट को एक एडेड एडवांटेज है इन बोथ द सेक्शन इन कॉटन एंड वीट स्ट्रॉ, जो उनको कम दाम में मिलता है। इसीलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी भी पकड़ यानी कि सबसे ज़्यादा रहेंगी। और अगर आप यहाँ पर इनके ब्रांड्स देखोगे, सो दिस आर द वेरियस ब्रांड्स इन पेपर सेक्शन, और दिस आर द डिफरेंट क्लाइंट्स ऑफ ट्राइडेंट। जैसे कि मेजर में जैसे आ गया अदानी ग्रुप एंड टाटा कंपनी, HDFC बैंक, भारत पेट्रोलियम, ICICI बैंक। तो दिस आर द मेजर क्लाइंट्स फॉर ट्राइडेंट ग्रुप। उसी के साथ साथ इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे केमिकल्स। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इनके केमिकल्स में जो मेजर प्रोडक्ट रेंज है वो उनका सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेजरली यूज़ होता है बैटरीज में, नहीं तो इन्वर्टर्स में। इसीलिए इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं यहाँ पे इन द केमिकल सेक्शन वो है एक्साइड इंडस्ट्री, माइक्रोटेक एंड ल्यूमिनस। तो जो एक्साइड इंडस्ट्री है, जैसे आपको पता है, वो बैटरीज बनाती है, और जो ल्यूमिनस कंपनी है वो है इन्वर्टर बनाती है। तो टेक्सटाइल और पेपर के साथ साथ ये लोग केमिकल सेक्शन में भी बिजनेस करते हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्शन, मेन जो रॉ मटेरियल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलिए इनकी एनुअल रिपोर्ट मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वहाँ पे मेजर पॉइंट्स। तो यह है मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट, और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस एनुअल रिपोर्ट में, तो यहाँ पे मेंशन है कि ट्राइडेंट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवल्स इन द वर्ल्ड। ओके, और जो सेकंड अच्छी बात है यहाँ पे 35% इंक्रीज इन नेटवर्थ ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो इनकी जो नेटवर्थ है वो 35% से इंक्रीज हुई है। देन 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट ऑल्सो। तो जो इनकी डिविडेंड पे आउट है वो भी 20% से यहाँ पे इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, जो इनका डेट टू इक्विटी है, यानी कि जो इनका टोटल कर्जा है वो 5 साल में 1.2 से 0.5 टाइम्स कम हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो अराउंड 100 कंट्रीज़ में है। ठीक है, अब चलिए इस चार्ट पर आके चलते हैं। तो अगर आप जियोग्राफी वाइज, अगर आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखोगे, तो डोमेस्टिक मार्केट जो कि इंडिया है, वहाँ से इनको 44% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो रिमेनिंग 56% का रेवेन्यू है वो इनको जो बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ है वहाँ से इनको एक्सपोर्ट करके होता है। तो ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ये है 2019 एंड 20 का। अभी जो ये नीचे जो ग्राफ है इसमें अगर आप देखोगे तो इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो है बाथ एंड बेड लिनन से, जो कि है 54% रेवेन्यू। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो है यान का,
तो यहाँ से इनको 26% रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो थर्ड है वो है 20% फ्रॉम द पेपर। तो ये सेगमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है 2019 एंड 20 का। अब चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनके वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे यान हो गया, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर वेराइटीज़ है। 100% कॉटन, कॉम्ड यान, देन कॉटन कॉम्पैक्ट यान, देन ओपन एंडेड, कोर एंडेड। सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ द यान। देन बाथ लिनन, लाइक लग्जरी, ऑर्गेनिक, स्पा इन होटल। तो जैसे आप देखोगे कि इन होटल इंडस्ट्रीज़ में भी जो बाथ लिनन है उसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। देन है बेड लिनन, तो जैसे कि होटल्स हो गए या फिर होम्स हो गए, वहाँ पे हम लोग अपनी बेडशीट का यूज़ करते हैं। तो दे आर द मीन्स मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द बेडशीट्स ऑल्सो। देन पेपर सेगमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब अगर इनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जैसे आप नेट सेल्स देखिए, 2016 में 37,441 था, जो बढ़ के 2020 में 47,239 हो गया। उसी के बाद यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे इन मिलियंस में, तो 2016 में ये 2,423 करोड़ था, जो इंक्रीज होकर 3,418 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि कंपनी ने बताया कि इनका जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है परसेंटेज का, दैट ऑल्सो इंक्रीज इन मीन्स फ्रॉम 9% टू 36% इन 2020। अभी यहाँ पर जैसे आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इंडिया में देखो, इनका 2019 टू 2020 जो टोटल रेवेन्यू जनरेशन है वो है 44%। और इंटरनेशनली जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है 56%। और एक काफ़ी अच्छी बात जो मैंने यहाँ पे देखी है इनके एनुअल रिपोर्ट में, यह है ये ईयर ऑफ रिलेंटलेस एक्सीलेंसी। तो इन लोगों ने अपने पेटेंट भी अप्रूव करवाए हैं। तो जो पेटेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हुआ है वो है ये वाला, सिक्योर्ड पेटेंट फॉर एपरेटस एंड मेथड फॉर ट्रीटिंग एन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कंटेनिंग सोडियम सल्फेट। तो ये एक इनका पेटेंट है जो इंडिया में अप्रूव हुआ है। एंड टेरी फैब्रिक वीव एंड रिजल्टिंग टेरी फैब्रिक बाय यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ऑल्सो। तो जैसे कि मैंने कहा इनका इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस है, तो वहाँ पे भी इनका एक पेटेंट अप्रूव है, वो है टेरी फैब्रिक वीव एंड रिजल्टिंग टेरी फैब्रिक। तो मैं इसके पेटेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ग्रांट ऑफ पेटेंट फॉर टेरी फैब्रिक वीव एंड रिजल्टिंग टेरी फैब्रिक बाय यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट मीन्स डन बाय द ट्राइडेंट कंपनी। और जैसे कि जो फैब्रिक रहता है उसकी जो इफेक्टिवनेस रहती है या फिर जो उसका रेजिस्टेंस रहता है, एब्जॉर्बेबिलिटी रहती है, सॉफ्टनेस रहता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने एक पेटेंट को अप्रूव किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर येलो में हाईलाइटेड है ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एक इनके जो यहाँ पे 2 ऑफिसेस है, दैट इज़ द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, वन इन यूके ऑफिस एंड वन इन यूएसए इन NYC मीन्स न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे देखिए ट्राइडेंट जो है 100 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है ग्लोबली, और होम टेक्सटाइल में 33 कंट्रीज़ में, इन यान में 36 कंट्रीज़ में, और पेपर में 54 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। अब ये कंपनी जो है, अब इसका प्राइस क्या है वो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका थोड़ा फंडामेंटल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ट्राइडेंट कंपनी, तो इसका जो मार्केट कैप है टोटल वो है 4,026 करोड़ रुपीज़, और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 7.90 रुपीज़। तो जो इसका लो था वो था 3.05 का, और जो इसका हाई है वो है 8.57 रुपीज़ का। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल है 10.2%। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0 है, मीन्स जो कंपनीज के प्रमोटर हैं उन लोगों ने एक भी शेयर्स यहाँ पर कर्जे नहीं रखे हैं किसी और के पास, ठीक है। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। और अगर हम यहाँ पर डेट की बात करें तो यहाँ पे है 895 करोड़ का,
जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.28 करोड़ का। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके प्रोज में देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, फर्स्ट थिंग जो कि अच्छी बात है, एंड स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.56%, जो जैसे कि मैंने एनुअल रिपोर्ट में भी दिखाया है, जहाँ पे जो डिविडेंड परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 40.34%। सो डिविडेंड पे आउट में भी यहाँ पे बढ़ावत हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल्सो द प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाय 0.77% ओवर लास्ट क्वार्टर, सो प्रमोटर होल्डिंग्स ऑल्सो इंक्रीज ओवर हियर। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप, जो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 2019 में ये 140 करोड़ था, जो अभी सितंबर 2020 में 230 करोड़ हो गया है। ठीक है, और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की भी बात करूँ तो ये भी यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 2019 में 37 करोड़ था, जो इंक्रीज होकर सितंबर में 106 करोड़ हो गया। अब अगर मैं इनके प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ा डिप हुआ यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बट यहाँ पे अगर आप मार्च 2019 में देखोगे तो 983 करोड़ है, देन मार्च 2018 में 851 करोड़ है, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन मार्च 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड यहाँ पे थोड़ा बिजनेस को मार हुई है। देन यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी मार्च 2020 में 340 करोड़ था, जो थोड़ा डिप हुआ है। मार्च 2019 में 372 करोड़ था, एंड मार्च 2018 में 266 करोड़। अभी यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इन मार्च 2019 तो जो कंपनी की बोरिंग्स थी वो अराउंड 2798 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग थी, यानी कि उतना पैसा इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था। लेकिन अच्छी बात क्या है, इन सितंबर 2020 इट डिक्रीज टू 895 करोड़ ओनली। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी बात करी है कि अपना कर्जा को कम किया है। ठीक है, और इनके रिजर्व्स भी यहाँ पर बढ़े हैं, यानी कि कंपनी ने भी रिजर्व्स बढ़ा के रखे हैं। मार्च 2019 में 2475 करोड़ था, और अभी 270 करोड़ 2706 करोड़ अभी इंक्रीज हुए। अब अगर ये कंपनी का प्राइस देखोगे तो ये कंपनी अभी करंट प्राइस पे अवेलेबल है 7.90। तो क्या हम इसको पेनी स्टॉक बोल सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। रीज़न ये है कि अगर मैं इसकी अगर इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन पे जाऊँ यहाँ पे, और इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस स्प्लिट सेक्शन, तो पहले क्या था, ये जो स्टॉक था ये पहले 70 रुपीज़ पे ट्रेड होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन ये जो स्टॉक है ये 10 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास ये अगर एक शेयर है पहले, तो जो उसकी 70 रुपये की वैल्यू थी वो स्प्लिट होने के बाद वो उसको मिलेंगी 7 रुपये के 10 शेयर, ऐसा। तो यहाँ पे ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है फ्रॉम 70 रुपीज़ टू 7 रुपीज़। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास एक शेयर है तो उसे 10 शेयर मिलेंगे 7 रुपये के भाव पे। तो इसीलिए मैं इसे पेनी स्टॉक नहीं कहूँगा, ये बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन स्प्लिट हुआ है, इसीलिए ये जो स्टॉक है अभी 7 रुपये पे अवेलेबल है। तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इससे खुश हैं? तो मेरा कहना यह है कि कंपनी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया स्प्लिट होने का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो इससे शायद खुश ना हो। बिकॉज अगर ये स्टॉक 70 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है तो जो इनके ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, तो वो यही चाहेंगे कि ये जो कंपनी है ये 70 रुपीज़ से आगे जाके ग्रो हो। बट अभी ये स्टॉक 7 रुपये पे अवेलेबल है, तो इससे क्या होगा कि जो लोग 70 रुपये पे भी खरीद नहीं सकते थे अब उसको 7 रुपये पे भी खरीदेंगे, और इसमें जो वॉलेटिलिटी वो ज़्यादा रहेंगी और ट्रेडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो जो नए इन्वेस्टर है मुझे यही सलाह है उनके लिए कि ये कंपनी ना तो ज़्यादा महंगी है ना तो ज़्यादा सस्ती है एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लेट्स सपोज आपका जो पोर्टफोलियो जैसे 5000 रुपीज़ का है, तो यू कैन इन्वेस्ट ओनली 5% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। सो दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है
और अगर आपको ये कंप्लीट जो मेरी रिसर्च है ये अच्छी लगी है और आप चाहते हो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह लीजिए। आप खुद की उन एनालिसिस करिए कि अगर जो इनके प्रोडक्ट्स है वो आपको लगता है कि आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं, ये स्टॉक 7 रुपये से भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो ये पेनी स्टॉक नहीं लगता, और जो इसका वैल्यूएशन है 7 रुपये पे, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं तो इसमें बना रहूँगा, और अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एनालाइज करिए। और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए यहाँ पे रिकमेंड करे हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मैंने उसे ऐड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी कंपनीज़ के वीडियोस लाता रहूँगा इन फ्यूचर में, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय।